सबसे पहले तो सभा में उपस्थित सभी साथियों को जय भीम, जय मूलवासी। बोलने का नंबर तो वैसे थोड़ा और दो वक्ताओं के बाद आता, लेकिन क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं और मैं जिस उद्देश्य से इस मीटिंग को यहाँ पे रखवाया था, मैं उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि जो दो और वक्ता बचे हैं उनको मेरे बाद बुलवाइए, जिससे कि मैं वो भी उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करें। प्यारेलाल पटेल जी, सुरेश पाल जी सबने बोला। प्यारेलाल पटेल ने बहुत तमाम विषयों पर जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन आज का जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन प्रश्नों पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने छेड़ा था, वो क्या सही दिशा में जा रहा है? जो आंदोलन तथागत बुद्ध ने प्रारंभ किया था, जिसे संत कबीर ने आगे बढ़ाया, ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जिस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो सही दिशा में जा रहा है या कहीं हमसे कोई गलती हो गई है? उसे दिशा सही देने की जरूरत है या नहीं? वैसे तो इन प्रश्नों पर हम अक्सर विचार करते रहते हैं, तमाम गोष्ठियां सम्मेलन होते हैं जिन पे अक्सर हम ये विचार करते हैं, और वो इसलिए विचार करते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे जो अपेक्षा की थी, जिस समर्पण की हमसे अपेक्षा करी थी, जिस सीमा तक हमें आंदोलन को ले जाना चाहिए था, उस अपेक्षा के हिसाब से हम उस अपेक्षा पर खड़े नहीं थे। और ये अक्सर हम बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमसे उम्मीद करी थी, हम उस उम्मीद के हिसाब से बहुत पीछे। लेकिन आज ये प्रश्न उस समान गोष्ठियों के हिसाब से मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता। ये जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बनी है, ये प्रश्न फिर से गंभीर चिंता का विषय बन गए, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जितने भी अम्बेडकरवादी थे सभी धराशायी हो गए, सब सफाया हो गया। सब जो डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से मानते थे, उनके विचारों पे वास्तविकता में चल रहे थे, उनका भी सफाया हुआ। जो डॉक्टर अम्बेडकर को खाली कुर्सी तक पहुंचने, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल उनके नाम का कर रहे थे, उनका भी सफाया हुआ। बस कुछ लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले साहब का नाम लेते थे, लेकिन जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुष लड़ रहे थे, उसी व्यवस्था की गोद में जो जाके बैठ गए, बस वही सफल हुए। लेकिन उनकी हमें चर्चा नहीं। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, मैं इन परिस्थितियों पे आज विचार करना चाहता हूं, और मैं अपने आने वाले वक्ताओं से भी चाहता हूं कि वो इसी पर बात करें। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट जो है, काउंटिंग 16 मई को हुई थी, और 18 मई को सुबह मुझे लखनऊ से फोन आया। मैं उसको जानता नहीं था, स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का। मैंने उससे पूछा कि आपको मैं जानता नहीं? उसने कहा मुझे आपका नंबर एक जगह से मिला है, फेसबुक से, और आपके बारे में बहुत सुना है। और बोला कि सर पिछले 2 दिन से मैं सो नहीं पाया हूं ये सोचकर कि ऐसी क्या गलती हमारे रहनुमाओं ने करी, जिनसे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे, कि हमारा ये हाल है। क्या हम फिर उसी गुलामी व्यवस्था में जगड़ने तो नहीं जा रहे हैं, जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी? आखिर ये हो क्या गया है और इससे हम कैसे आगे निकले? और आप कुछ करिए, दिल्ली में है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। उसने मुझसे उम्मीद करी। ऐसे बहुत लोगों का फोन आया, जेएनयू से भी कुछ प्रोफेसर का फोन आया, और हम लोग कई बार मिले भी। एक मीटिंग अभी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने 9 नवंबर को वहां हुई, जिसमें ओबीसी समाज के तमाम कई लोग थे, यादव एडवोकेट थे, रिटायर्ड आईजी थे, रिटायर्ड आईएएस थे, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी सभी समाज के लोग। वहां भी
इन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए हम लोग करते हुए, और अभी 6 दिसंबर को फिर से मीटिंग है वहीं पर, वहां भी मुझे बुलाया। साथियों, मैं बामसेब से जुड़ा रहा हूं पिछले 20 साल। अब बामसेब में अक्सर ये कहा करते थे, बताया जाता था कि जो शोषण वाली व्यवस्था है, जिसे अक्सर हम मनवादी व्यवस्था कहते हैं, ये तो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, ये तो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, बस एक धक्का लगाने की जरूरत है, इसमें व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन अगर अंतिम सांसें ले रही थी तो फिर उसी व्यवस्था के समर्थक आज फिर से क्यों व्यवस्था पे काबिज हो गए? अगर अंतिम सांसें ले रही थी तो फिर से वो इस व्यवस्था को अपने में समेटने के लिए इतने प्रभावशाली क्यों हो गए कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की तैयारी हो रही है, पूरी न्याय व्यवस्था को बदलने की तैयारी हो रही है। और दूसरा प्रश्न यह है, जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि इस व्यवस्था को मजबूत होने का, उसमें ऑक्सीजन भरने का काम आप लोगों ने क्यों किया? अगर ये व्यवस्था फिर से मजबूत हुई है तो इसलिए हुई है कि इस देश के SC OBC ने उसको ऑक्सीजन दी है। ये व्यवस्था अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तो वो हमारे आदमियों के कंधों पे चलकर आगे बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, वो फिर से सत्ता पर क्यों आ गए, व्यवस्था अपने उनके कंट्रोल में क्यों आ रही है? क्योंकि संघर्ष करना हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाया है। अगर वो फिर से मजबूत हो गए, हम फिर से उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। लेकिन हमारे लिए चिंता की ये विषय है कि वो व्यवस्था आपके कंधों के सहारे खड़ी है, आपके सपोर्ट से खड़ी हुई है, और हम अपने आपस में तो संघर्ष नहीं कर सकते। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। साथियों, आखिर ऐसा क्यों? SC OBC ने उन्हीं लोगों का साथ क्यों दिया जिनके, जो आपके 4000 साल से इसका जो शोषण है, उस व्यवस्था के, जो व्यवस्था उसके जिम्मेदार है, उस व्यवस्था को क्यों सोच दिया? क्या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ गया है? क्या वर्ण व्यवस्था में कोई संशोधन कर दिए गए हैं? मनवादी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन कर दिया गया है? समानता का अधिकार सबको मिल गया है? ऐसा तो नहीं है। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक सर्वे रिपोर्ट छपी है जिसमें यह बताया गया कि भारत में हर चौथा आदमी जातिवाद में विश्वास करता है। जातिवाद में नहीं, अनटचेबल की अस्पृश्यता में विश्वास करता है। कई लोगों से पूछा गया, बोले नहीं, हम अनटचेबल को नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है, आप सवर्ण जाति के हैं, क्या दलित जाति के किसी व्यक्ति को आप खाना बनाने वाला अपने घर पे नौकरी दे सकते हैं? तो 90% लोगों ने उसमें मना कर दिया। और ये जातिवाद खाली सवर्ण समाज में नहीं, ये जातिवाद सर्वे में OBC में भी मिला, मुस्लिम में भी मिला, जैन में भी मिला, और SC में भी मिला। SC भी कोई उससे अलग हटके नहीं। SC में भी ये मनवाद आ गया है। जो ये सोच कहते हैं SC मनवाद गाली देते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मनवाद SC समाज में दिया गया। हम अक्सर OBC को कहते हैं कि OBC हमारे पास नहीं आता, लेकिन ये मनवाद है क्या? ऊंच नीच की भावना रखना, जंग के आधार पर किसी को ऊंचा किसी को छोटा मानना, यही तो है। ये फिर से परंपरा है, फिर से जातीय मजबूत। अभी जीतन मांझी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि एक मंदिर में वो पूजा करने गए, वहां से निकले तो बाद में मंदिर को धोया गया। और ये ऐसी घटनाएं रोज सामने आती रहती है। कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन तो कुछ आया नहीं है, फिर हमारे लोगों ने जो है उसी व्यवस्था को सपोर्ट किया। ना तो सामाजिक परिवर्तन आया है, ना ही धर्म ग्रंथों में कोई संशोधन कर दिया गया है। और जहां तक आर्थिक समस्या की बात है, आर्थिक स्थिति की बात है, तो 40% आबादी इस देश की गरीबी रेखा के नीचे रही। जैसा कि हमारे वक्ता ने बताया कि 1000 रुपए पर मंथ पर एक व्यक्ति अगर गुजारा करता है तो उसको गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। अगर 4 मानव परिवार है तो 4000। गरीबी रेखा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति कि जब बस दोपहर का खाना खा रहा होगा, उससे यह नहीं मालूम होता रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भूखे पेट सोना होगा, क्योंकि वो रोज
दिन भर मजदूरी करता है तब जाके उसके बच्चों को खाना मिलता है। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती उस दिन उसके परिवार को भूखे सुना पड़ता है। ये स्थिति आज भी है, बेरोजगारी की समस्या आज भी है। तो जब आर्थिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, सामाजिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, ना ही कोई धर्म ग्रंथों में जो वर्णव्यवस्था के समर्थक उनमें कोई संशोधन किया गया, फिर कैसे हमारे समाज के लोगों ने उसी व्यवस्था को सपोर्ट किया जो हमारे 4000 सालों के शोषण का कारण? ये सबसे बड़ा मुद्दा। साथियों, दरअसल हमने अपनी इस सामाजिक क्रांति की लड़ाई को राजनेताओं के हवाले कर दिया। हमने सोचा कि राजनेता बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, उनको पढ़ाएं, अपना मकान बनाएं, अपनी खेती और किसानी करें, और वो करें। वही हमसे गलती हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, अर्थात राजनीतिक ताकत सामाजिक क्रांति की मास्टर चाबी। हमने हमारे समाज में वो मास्टर चाबी राजनेताओं को दे दी और वो अपनी दाल रोटी कमाने में लग गए। और राजनेता मास्टर चाबी साथ में आते आई तो उन्होंने सामाजिक क्रांति के दरवाजा का ताला खोलने के बजाय अपनी आर्थिक समृद्धि के दरवाजे का ताला खोलने में लगे। तो फिर ये हाथ का नहीं था। वो सामाजिक ताकत, वो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल हमेशा इसी में लगे रहे कि कैसे कुर्सी मिले, और अगर कुर्सी मिल गए तो उनके पास जाए। समाज में किसी को चिंता नहीं। उन्हें मालूम है समाज को डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर जब हम भाषण देना शुरू करेंगे तो अपने आप वोट दे देंगे। दूसरा, और जो हमारा समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठा हुआ IAS है, IPS है, बड़ा बड़ा अधिकारी है, उसके लिए पास तो समाज के लिए समय नहीं है। उसके पास तो समाज के लिए समय नहीं। उसे पूरे अम्बेडकर आंदोलन की बात करो, उसे लगता है क्या इतना परिवर्तन तो आ गया है, जो बचा हुआ परिवर्तन भी अपने आप धीमे धीमे आ जाएगा। ये क्यों समाज में विद्वेष की भावना पैदा करते हैं? फालतू में डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के नाम को लेकर फिर से उठ जाते हैं। उन्हें बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को बस इतना अच्छा लगता है 14 अप्रैल को उनको बुला लो डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो पर माला चढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा और नहीं। और दूसरा, जो पढ़े लिखे समाज का कुछ हिस्सा है, उसमें कुछ लोग सिर्फ गाली देने को ही में लगे रहते हैं। सवर्णों को गाली दे दिया, डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन 4 कदम होगा। उन्हें उसके अलावा और कुछ नहीं। कि उसके अलावा भी बाबा साहब ने कुछ और बताया था सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, कोई और लड़ाई लड़नी, उसके अलावा उन्हें समझ में आता। कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि पूरे साल इसी में लगा रहता है, और अति शिक्षित शिक्षा वर्ग है उसमें। आम शिक्षित भी है, और जो अति शिक्षित है दिल्ली और इलाहाबाद जैसे जगहों में बैठा हुआ वो भी है। वो पूरे साल इसी पे बात करता रहता है कि हमें होली दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। अगर किसी ने होली दिवाली मना ली तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी नहीं। जैसे होली आती है, हिरण्यकश्यप और होलिका की बात हो जाती है। हम इस बात पर सोचते नहीं कि ये हुए भी थे कि नहीं हुए थे, उन्हीं के पीछे हम रहते थे। फिर आता है दशहरा, रक्षाबंधन, दशहरा, फिर दिवाली, और पूरे साल उसी पे लगा रहता है। जेएनयू में तो बकायदा महिषासुर के ऊपर, दुर्गा महिषासुर की जो लड़ाई थी उसके ऊपर दिवाली से 1 महीना पहले ही चर्चा शुरू हो जाती है। बकायदा नाटक भी बहुत होते हैं कि भाई दिवाली क्यों मनाई गई। कोई एक है कि जब महिषासुर का हत्या हुई थी इसलिए दिवाली मनाई गई, क्योंकि महिषासुर मूल निवासी था। वहाँ यादव समाज के लोग हैं जो कि नाटक करते हैं, वो कहते हैं महिषासुर उनका पूर्वज था, इसलिए इसका हमें दिवाली नहीं मनानी चाहिए। कुछ कहते हैं कि राम जो है लौट गए थे, हम आए थे इसलिए हम मनाई जाते हैं, तो वो हमें नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारे मूल निवासी राजा रावण की हत्या करी थी। तो वहीं पर अब दूसरी रिसर्च हो रही है कि साहब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 21 दिन बाद पूरे देश में 84 लाख दीप जलाकर उस बौद्ध धर्म का अपनाने का धर्म परिवर्तन का खुशी का इजहार किया था। और वहीं से ये दीपोत्सव जो है धर्म दीपोत्सव के नाम से शुरू हुआ, जिसको बाद में दीपावली को दिया गया, जिसमें बाद में दूसरी कहानियां भी घट गई। अब
दिवाली मनानी है नहीं मनानी है, इसी पर ही हर साल वही चीजों पर फिर से चर्चा हो जाती है। जो बौद्ध धर्म के आधार पर दिवाली मनाना चाहते हैं वो पूरे 2 महीने से उस पर लग जाते हैं। जो उसका विरोध करते हैं वो उसके विरोध में ही लिखते रहते हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, पूरे 2 महीने से निकल जाते हैं दिवाली और दशहरे। वो ऐसे होली पर और रक्षाबंधन पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचारों में इन दिवाली त्योहारों के विरोध की बात करी थी। उन्होंने उसके बाद उनका एक तर्क था उनके विरोध करने में, इसलिए इन पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि त्योहार मनाने हैं कि नहीं मनाने हैं और उनके पीछे क्या सच्चाई है, इस पर होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का सिर्फ 10% हिस्सा है। आप अपनी चर्चा करिए इन चीजों पर, आप अपनी चर्चा कीजिए धर्म के दूसरे विषयों पर भी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का सिर्फ ये 10 से 15% से ज्यादा हिस्सा नहीं है। इसलिए अपनी ऊर्जा का 20% हिस्सा ही उसमें खर्च करिए, बाकी ऊर्जा उनके विचारों को समाज में फैलाने की चाहिए। लेकिन वो हमारा समझ पूरी ऊर्जा इसी में लगा और उसका परिणाम ये होता है कि जो गांव में हमारा बैठा हुआ आम आदमी है उसके लिए हमारे जो नेता के पास तो टाइम नहीं है, और जो शिक्षित वर्ग में जो अधिकारी वर्ग है उसके पास भी टाइम नहीं है। जो दूसरा है जो समाज में जाकर काम कर सकता है वो इसी में ही लगा रहता है, सवर्णों को गाली देने में, या त्योहार नहीं मनाना है, इस फलाने की पूजा नहीं करनी है, इसी में लगा रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो 80% हिस्सा है उनके आंदोलन का, उसका प्रचार प्रसार में कोई भाग नहीं लेता है। हमारे समाज का 80% हिस्सा गांव में रहता है तो रोज गरीबी से जूझ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में नई नई समस्याओं से जूझ रहा है। उसे रोज कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अस्पताल में अपने स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता है, कहीं भी एक बार जाने पर उसे न्याय नहीं मिलता। हमारे समाज के आदमी उस पर ध्यान नहीं देते और उसका परिणाम होता है कि वो उन दलालों की चुंगल में फंसता है जो उसको न्याय दिलाते हैं, चाहे पहले दूसरे के। और उन दलालों में अधिकांश तो इसी समाज के लोग हैं। तो फिर जब उनके आड़े वक्त जो काम आता है, चाहे वो दूसरे समाज का हो चाहे वो उनके समाज का हो, तो फिर वोट भी उनके कहने की देगा। फिर आप गाली दोगे कि समाज में जो है उनके मन मत के हाथ मत। आपने क्या किया समाज में जाकर? कभी गए उनके दुख दर्द को समझने, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की बातें उनके बीच में रखी, उनको समझाई, कहां से होता? तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। साथियों, हम गांव में ये मीटिंग इसीलिए रखी है कि शहर में रहने वाले जो अधिकांश अम्बेडकर वादी हैं, मैंने देखा वो ज्यादा राजनीति में लगे रहते हैं, दलाली में लगे रहते हैं। उन्हें अम्बेडकरवाद का मतलब ये होता है कि अपना जो है किस तरह उठाना है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो गांव के आदमी को आगे आना है, क्योंकि गांव का आदमी आज भी जातिवाद से जूझता है। गांव का आदमी आज भी जातिवाद के अलावा जो दूसरी जातिवाद से इनडायरेक्ट समस्या उनसे जूझता है, और उसे मालूम है कि जातिवाद से निकलने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो उनके अंदर संघर्ष का जज्बा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप संघर्ष तो करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और जो शहर में रहने वाले जो बाकी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी गांव में आकर काम करना पड़ेगा और गांव के लोगों के अंदर संघर्ष करने का जज्बा पैदा करना। ऐसे बैठे बैठे कुछ मिलता नहीं है। आप अगर ट्रेन में जा रहे हो और आपकी रिजर्व सीट है तो उस पर कोई आके बैठ गया और आप उससे कहो कि वही सीट तो मेरी रिजर्व से खाली कर दो, तो वो भी आपको पहले आंख दिखाता खाली नहीं। तो जो आपके अधिकारों पे हजारों साल से बैठे हुए उनकी उस व्यवस्था के खिलाफ अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो उनसे लड़ना तो पड़ेगा, उनसे खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। न संघर्ष हो न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष हो न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी होती है। और ये आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपनाने से आ सकती है और किस तरीके से नहीं आ सकती। उसके लिए मैं जो शहर में रहने वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानते हैं, जो हमारे प्यारे लाल पटेल जैसे लोग हैं, हमारे
सियाराम जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, सुरेश पाल जी, इन लोगों से सबसे मैं ये कहूंगा कि शहर को छोड़ो, गांव में आप घुसिए, गांव के लोगों को नए ऊर्जावान लोगों को करिए, उनके अंदर जज्बा पैदा करिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, तभी आंदोलन सफल होगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर बन सकती है तो बन सकती है अगर हम एक हो जाए। हम एक हो जाकर हम जानते हैं बटे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम अक्सर मीटिंग करते हैं और उसमें संख्या बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि भाई हमने 100 लोगों की सीटें डाली थी, 100 सीटें बनी, पता लगा कि उसमें 100 सीट 70% जाटा समाज में है। अब जात के आधार पर करिए मीटिंग, जात के आधार पर जात के फायदे के लिए उनको शिक्षा के किसी और काम के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई खराब बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी महाजात की मीटिंग कई बार लगाई, जात के आधार पर करिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन के नाम पे जब मीटिंग होनी चाहिए और अगर आप वास्तव में काशीराम जी के 85% फार्मूले को मानते हैं तो उस सभा में भी 85% का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब सभी जात के लोगों को, वरना तभी मीटिंग से बढ़ पाएगी। वरना जाटा समाज अपनी अलग मीटिंग कर लिया, काशी समाज अलग मीटिंग कर लिया, प्रजापति समाज अलग मीटिंग कर लिया, कठिया अलग मीटिंग कर लिया, और वो कभी जब साथ में आगे बैठेंगे नहीं तो उन्हें भाईचारे की भावना नहीं आएगी। जब भाईचारा नहीं आएगा तो उनकी आपस में एकता ही नहीं आ सकती। मैं बाम साहब की मीटिंगों में कई बार देखा कि वो स्टेज पर तो बैठा लेते हैं, वहां पर 85% का फार्मूला पूरा अपनाते हैं। देख लेते हैं अगर 5 वक्ता वो बैठाने हैं तो उसमें से एक ओबीसी भी होना चाहिए, एक मुस्लिम भी होना चाहिए, एससी भी 2 होनी चाहिए, पूरा देख लेते हैं, एक महिला भी होनी चाहिए। लेकिन श्रोताओं में कभी नहीं सोचते, श्रोताओं में कभी नहीं सोचते कि भाई वहां भी सभी समाजों के लोग आने चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि श्रोताओं में जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक कभी भी हम 85% को वास्तव में 85% एससी ओबीसी की एकता को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी माना था, ज्योति ऑपरेशन नहीं माना था। काशीराम जी ने तो पूरा 85% का फार्मूला दिया था कि अगर 85% समाज एक हो जाए तो हम समाज परिवर्तन की लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते, लेकिन नहीं हो पा रहे। दलित कहता है कि जब ओबीसी हमारा साथ नहीं देता, पिछड़ा हमारा साथ नहीं देता, और पिछड़ा अपनी लड़ाई में लड़ा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी एक ही जाति व्यवस्था से पीड़ित है, इनको साथ में आना चाहिए। लेकिन जो जाति व्यवस्था से जो जाति व्यवस्था से पीड़ित है वही इनको आपस में एक नहीं होते। एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक स्कूल में एक टीचर है, उसके पास वहां पर तमाम स्टूडेंट हैं, उसका एक प्री स्टूडेंट है, उसको वो कितनी भी गलती करे उसको वो एक भी छड़ी नहीं मारता, और दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे जैसी नाराजगी होती है, अक्सर आप देखते होंगे जो हमारे बच्चे हो, और आपने खुद अपने स्टूडेंट में देखा होगा, पता लगा कि अगर टीचर के प्रिय है तो उसी गलती पे आपको उसने डांट पिला के छोड़ दिया, और प्रिय नहीं तो उसको आपको 2 छड़ी पड़ गई, और जो जिससे ज्यादा नाराज उसको उसी गलती पे 4 छड़ी पड़ गई। और ये होता है तो जो 1 छड़ी पाने वाला वो 4 छड़ी पाने वाले का दुख पीड़ा को समझ सकता है। वो समझ सकता है कि मैंने टीचर ने मुझको भी एक छड़ी मारी है तो दर्द मेरे हो रहा है, तो जो 4 छड़ी जिसने खाई उसको उससे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो उससे दोस्ती नहीं करता। वो उस छात्र से दोस्ती करना चाहता है जो टीचर का बहुत करीब है, क्यों उसे मालूम है टीचर के का जो है इस पर वरद हंसता है, इसके नजदीक जाऊंगा तो टीचर की नाराजगी मुझे कम कर देगी। और इसलिए टीचर अगर निर्दयी है तो उसकी निर्दयी पर हमेशा यही चीज जो है समाज में, यही चीज समाज में है। जो जात जितनी ऊपर है उसको पीड़ा मिली जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था से उसको पीड़ा मिली है, लेकिन वो नीचे वाले की ओर जाना नहीं चाहता, वो नीचे वाले की ओर नहीं जाना चाहता, वो हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहता है, जिससे कि वो उसके पास पहुंचे, उसे समाज में कहीं ना कहीं सम्मान है। जाति एक सोच का मामला है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे जाति व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम, मेरे लिए जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं ठाकुर हूं तो मैं ब्राह्मण को देखता हूं तो मेरी जाति व्यवस्था उस समय खराब आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मैं किस मामले में करूँ, लेकिन जब बाकी समाज को देखता हूँ तो मुझे जाति व्यवस्था बड़ी अच्छी है। ये हाल सभी लोगों में जाति व्यवस्था है ही अच्छी, ऊपर की देखो तो खराब लगती है, नीचे देखो तो अच्छी लगती है। यही चीज जो है हमारे समाज को एक एमएलए MP थे मध्य प्रदेश में, भीम सिंह पटेल, वो अक्सर अपने
स्पीच में बात करते हुए कहना चाहता हूं। वो कहते थे कि चाहे दलित हो चाहे पिछड़े, सभी जातियों को जूते पड़े हैं। इस मनवादी व्यवस्था ने सबको जूते मारे हैं, बस ये किसी को 2 मारे, किसी को 4 मारे, किसी को 8 मारे हैं। जो 2 लगता है, जिसके 2 लगे वो 4 वाले को देखकर खुश रहता है कि मेरे तो 2 ही लगे, उसके 4 लगे। जिसको 4 लगे वो 8 वाले को देखता है, कहता मेरे 4 लगे हैं। 2 वाले को देखते तो उसे थोड़ा खराब लगता है, इसके 2 लगे, लेकिन 8 वाले को देखते उसे संतुष्टि होती है। ये संतुष्टि की भावना हमें कभी एक नहीं होती। तो साथियों, जब तक हम एक नहीं हो पाएंगे तब तक हम कभी इस व्यवस्था से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके लिए हमें लगातार ज्योतिराव फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, संत कबीर, जो जिन्होंने आंदोलन चलाया, जो उनकी बाड़ी है, जो उनके विचार, उन पे लगातार विचार मंथन करना पड़ेगा। उनके बीच में जाकर लगातार विचार मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उनके बीच में बैठकर मीटिंग नहीं करेंगे, लगातार इन समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, ये समस्या खत्म होने वाली नहीं। जातिवाद एक जंग की तरह हमारे दिमाग में जकड़ता है। जैसे बर्तन पे जंग लगती है तो आप उसको ब्रश से रगड़ते हैं तो एक बार रगड़ने पे जंग नहीं जाती। ये जातिवाद की जंग तो पिछले 4000 वर्षों से हमारे दिमाग में लगी है। इसको बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले के विचारों से हमें बार-बार रगड़ के बिठाना पड़ेगा, तब ये जंग जाके खत्म होगी। और उसके लिए हमें बार-बार लगातार मीटिंग करनी होंगी। एक मीटिंग हुई, उसके बाद आप गायब हो गए, और उसके बाद उस गाँव में कभी नहीं गए, और न ही उन गाँव में ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो आपस में मीटिंग करें, तो मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं करने वाला, वो खत्म। इसीलिए मैं अभी लखीमपुर में मंडी में गोला के मंच में जगह मीटिंग थी, वहां भी मैंने यही कहा था सियाराम जी से कि मीटिंग को लगातार ऐसे मीटिंगों को बढ़ाइए, लगातार ऐसे छोटी छोटी गोष्ठियों को बढ़ाइए। चाहे मेरे जैसा कोई अधिकारी आए ना आए, आप में से जो लोग भी हैं, चाहे 10 ही लोग बैठ कर मीटिंग करिए, चाहे 20 लोग बैठ कर मीटिंग करिए, कभी ना टाइम लोग इकट्ठे 5 ही लोग करें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों आंदोलन पर विचार विमर्श लगातार चलना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, तभी हमारा आंदोलन आगे बढ़ पाएगा। साथियों, इसके लिए हमें ये काम जो है अकेले मेरे बस का नहीं है, ये काम अकेले किसी और कोई बस का नहीं है। तमाम लोग इस व्यवस्था से लड़ने के लिए आए, जिंदगी में लड़ते रहे, ऊपर चले गए, और व्यवस्था ऐसे बनी रही। जिस व्यवस्था को कह रहे थे जो अंतिम सांसें कर रही, वो आज पूरे समाज से कब्जा करने के लिए है। उसके लिए लड़ने के लिए आपको, हमारे युवा लोगों को आगे आना। और आपको मैं बता दूं, स्थिति बहुत ही विस्फोटक है, आगे बहुत विस्फोटक और भी ज्यादा। इतिहास को बदलने की तैयारी हो रही है। मोहन भागवत के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है कि इतिहास को फिर से लिखा जाए। सुवर्ण स्वामी का तो लेख आया, उसने कहा जितना भी इतिहास देश आजादी के बाद लिखा गया सब झूठा है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, मूलनिवासी की सभ्यता नहीं थी। ये सारा इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। हमारे कई साथियों ने कहा कि वो अगर वो लिखेंगे तो हम अपना इतिहास लिख के खुद पढ़ाएंगे। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा? जो आपके बच्चे स्कूल में जो बच्चे इतिहास पढ़ेंगे वही उनको जवानी में याद रह पाएगा, और फिर तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो पूरा इतिहास, तो अभी हमारे सुरेश पाल जी कह रहे थे कि अगर इतिहास हमें याद नहीं रहा तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो इतिहास को बदलने की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम उस इतिहास को इस व्यवस्था के खिलाफ हम फिर से नहीं खड़े हो पाए, हम बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, हम आज भी उसी पुराने ढर्रे पे लगे रहे कि ब्राह्मणों गाली दो, बलियों गाली दो, ठाकुरों गाली दो, ये त्योहार मत मनाओ, वो त्योहार मत मनाओ, ये तो इस देवी देवता का पूजा न करो, बाकी चीजों बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन का जो 80% हिस्सा है उसको अगर हम भूल गए तो इतिहास फिर से बदल जाएगा। ये व्यवस्था जो आज बैठी है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमारी आगे आने वाली 10 पीढ़ियां भी उसको खिलाने पाएंगी। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पहुंच गया है, हमारे भविष्य का मामला है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इस पर मंथन करना होगा और हमें नए सिरे से इस आंदोलन को दिशा देनी होगी। अपनी मैं आगे आने वाले वक्ताओं से मैं चाहूंगा कि इसी पर अपने विचार प्रकट करें। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक दूसरे कुमार का शेर है, उसके साथ अपनी बात साफ करूंगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि हर सूरत में ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरी कोशिश नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि हर सूरत में ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, लेकिन ये आग किसी न किसी के दिल में जलनी चाहिए। हर सूरत में सूरत बदलनी। साथियों, इसी के साथ मैं बात समाप्त करने से पहले इस मीटिंग को जिन युवा लोगों ने लगाया, मेहनत करी, नरवीर और ब्रजेश गंगवार और उनके सभी साथियों, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो नए लोग इस आंदोलन को पहली बार इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। ऐसे लोगों की और जरूरत है, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि ऐसे युवा लोग और मिले तो मैं पूरे और जगह तो नहीं सके, जितनी मेरी ताकत है, जितने एरिया में मैं जा सकता हूँ मैं जाने को तैयार हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ करने के तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत